नमस्कार, बदलेगा देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं वनिता। पिछले एपिसोड में हमने आपको दिखाया था कि बड़ी बड़ी बातें करने के बावजूद हरियाणा के गांव और शहरों की तस्वीर नहीं बदली है। गांव अभी भी पिछड़े और गरीबी में डूबे हुए हैं, जबकि शहरी विकास बस कहने भर को हुआ है। आज हम आपको रूबरू कराएंगे यहाँ के ट्रेडर्स और अनाज मंडियों के हालात से। हरियाणा देश की राजधानी नई दिल्ली के करीब है। ये दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है। इसलिए यहाँ के व्यापारियों को इन सभी राज्यों के साथ कंपटीशन करना पड़ता है। ये कंपटीशन इतना कड़ा है कि यहाँ व्यापारी किसी तरह से अपने आप को बचाए हुए हैं। जहां दूसरे राज्यों की सरकारें अपने व्यापारियों की मदद करती हैं, वहीं हरियाणा सरकार यहां के व्यापारियों को अपने हाल पर परेशान होने को छोड़ देती है। हम सरकार को टैक्स भी इकट्ठा करके देते हैं, फिर भी सहूलियत नहीं हमारे नाम। कोई सफाई व्यवस्था नहीं, कोई चौकीदार नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है, पड़ोसी राज्यों में टैक्स नहीं है, हमारे यहाँ टैक्स है। तो कोई भी माल ले जाता है, जमींदार भी बेचता है तो हमारे टैक्स लगेगा। तो जमींदार का 50 रुपये 60 रुपये घाट माल बिकेगा। यहाँ दूसरे राज्यों में तेज बिकता है, तो हमारे जमींदार भी नहीं आते। हमारे देश में व्यापारी संपन्न तबका माना जाता है, लेकिन हरियाणा का व्यापारी देश के बाकी हिस्सों के व्यापारियों की तरह खुशनसीब नहीं है। उसे मेहनत तो बहुत करनी पड़ती है, लेकिन मुनाफा बहुत कम होता है और ऊपर से बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। हरियाणा में व्यापारियों की सुरक्षा भी समस्या बनी हुई है। आज रात को है ना, एक आड़ती का महावीर ट्रेडिंग कंपनी का जो है गल्ला उठा के ले गए चोर, शंकर तोड़ गए। यहाँ पुलिस की गश्त नाम की कोई चीज़ नहीं है। रात को कोई आधी गश्त लगा दे, पुलिस नाम की कोई चीज़ नहीं है। रोज वारदात होती है ऐसे। पहले देश के हर राज्य में बिक्री कर लगाया जाता था। ये कर हर राज्य में अलग अलग होता था। फिर इसमें एक रूपता लाने के लिए वैट लागू किया गया, लेकिन वैट लागू करने के बाद भी दिक्कतें बरकरार हैं। यहाँ के व्यापारियों की सबसे बड़ी समस्या वैट है। यूं तो वैट हर राज्य में लागू है, पर यहाँ की सरकार ने भारी वैट लगाकर व्यापारियों की कमर तोड़ दी है। वैट तो वैट, ऊपर से सरचार्ज भी लगा रखा है। ये सब मिलाकर 13% से भी ऊपर पहुंच जाता है। हरियाणा छोटा राज्य है, इसकी सीमाएं कई राज्यों से लगी हुई हैं। अगर कोई चीज टैक्स की वजह से महंगी मिलती है तो उपभोक्ता फौरन दूसरे राज्यों का रुख कर लेते हैं या फिर बगैर बिल के खरीद फरोख्त करते हैं। हरियाणा में ज़्यादा टैक्स लगता है, इसलिए हम बाहर से सामान लाते हैं, वहाँ टैक्स वगैरह कम लगता है। हमारा तो यहाँ का व्यापार चौपट हो रहा है। दिल्ली में टैक्स नहीं है, यहाँ की सारी दालें मिलें बंद हो चुकी है। दिल्ली से दाल आती है, यहाँ बिकती है। जो चना आता है सब वहाँ दिल्ली जाता है। व्यापारी जो टैक्स कम होएगा व्यापार चलेगा। आज हम कहते हैं कि व्यापारी जो है वो टैक्स की चोरी करता है। वो क्यों करता है, हमारे को ये जानने की भी ज़रूरत है। आज हकीकत क्या है कि जब कोई एक प्रोडक्ट पे एमआरपी लिखा होता है तो कस्टमर को एमआरपी देने में कोई एतराज़ नहीं होता और वो एमआरपी दे देता है, जबकि उसमें टैक्स शामिल होता है। लेकिन जब व्यापारी कस्टमर से टैक्स मांगता है तो कोई भी कस्टमर आज टैक्स दे के राजी नहीं है। वो चाहता है कि टैक्स बच जाएगा तो मेरी कॉस्ट बच जाएगी। हकीकत क्या है कि उसको टैक्स ऑलरेडी व्यापारी को उसकी परचेज पे लग के आया हुआ होता है और वो सिर्फ जितना वो 10-5 रुपये वो बीच का जो वैल्यू एडिशन कर रहा है, कमा रहा है, उस पर एडिशनल टैक्स देना होता है। तो एक तो हमने अपने कस्टमर को जागरूक नहीं किया, एक तो वजह ये है। और दूसरा, व्यापारी के लिए जो है काम करना एक बड़ा मुश्किल है कि वो अपने परचेज टैक्स का हिसाब रखे, अपने सेल्स के ऊपर टैक्स का हिसाब रखे और फिर वो बीच का पोर्शन सरकार को दे। वो भी बड़ी मुश्किल की बात हो गई है। अगर सरकार चाहे तो इसको बड़े तरीके से इसका ठीक कर सकती है कि जो आज 5.25% के करीब एक एवरेज टैक्स एक व्यापारी पे, मान लो हम बर्तनों की अगर हम बात करें, उसको परचेज पे लग रहा है और सरकार का मंशा यह है कि उसकी सेल पे भी टैक्स आए। अगर सरकार ये कर दे कि ये फर्स्ट पॉइंट टैक्स ले ले, वो 5.25 का 6% ले ले, तो टैक्स की अदायगी भी पूरी हो जाएगी और व्यापारी एज वेल एज कस्टमर वो इन समस्याओं से बच जाएगा। आम जो व्यक्ति है उसकी आमदनी तो बढ़ नहीं रही है, वो तो उसी तरह से पिस रहा है। जब वो मार्केट के अंदर कुछ लेने के लिए जाता है और वैट लगा हुआ हो इस जगह पे
और वो यही कोशिश करता है कि मैं बिल ना बनाऊं, बिना बिल बनाए वो सामान खरीदने की कोशिश करता है, उससे टैक्स की चोरी होती है। तो हम ये कानून ही इतना गलत बना रखा है कि इसमें संशोधन होना ज़रूरी है। आम व्यक्तियों के बारे में भी सोचा जाए, व्यापारियों के बारे में भी सोचा जाए, और जिससे कि जो बीच का गैप है उसको सही तरह से पूरा किया जाए, तो मेरा ख्याल है काफ़ी हद तक ये तकलीफ़ें दूर हो सकती हैं। हरियाणा के व्यापारियों को दिल्ली, पंजाब और राजस्थान के व्यापारियों से कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हरियाणा के किसानों की पहुंच इन तीनों राज्यों में आसानी से हो जाती है। राज्य के 4-5 जिलों के लोग आसानी से दिल्ली पहुंच जाते हैं, 6-7 जिलों के लोग पंजाब पहुंच जाते हैं। यही हाल राजस्थान का भी है। उन राज्यों में जो जो चीजें यहाँ से सस्ती मिलती हैं, लोग वहां जाकर खरीदारी करते हैं। ऐसे में यहाँ का व्यापारी ठगा सा रह जाता है। हमारे हरियाणा में जो है 300 रुपये तक जूतों पे टैक्स फ्री है, और राजस्थान के अंदर 500 रुपये तक टैक्स फ्री है। तो इसलिए जो है राजस्थान से लोग माल लाते हैं। ये हरियाणा में 300 से ऊपर पे 12% टैक्स है, 12.5%। तो वहाँ सस्ता पड़ता है, राजस्थान से माल लाते हैं, इसलिए हमारी सेल पहले से आधी हो गई है। पंजाब और हरियाणा की अर्थव्यवस्था लगभग एक जैसी है। दोनों कृषि प्रधान राज्य हैं। ऐसे में दोनों के व्यापारियों के बीच मुकाबला कुछ ज्यादा ही कड़ा हो जाता है, जिसमें हरियाणा के व्यापारियों को अक्सर मुंह की खानी पड़ती है। उदाहरण के लिए पंजाब में कॉटन पर 2% टैक्स है, जबकि हरियाणा में 4%। इसी तरह पशुओं के चारे में काम आने वाली खल पर हरियाणा में 2% टैक्स है, जबकि पंजाब में बिल्कुल भी नहीं है। हमारे साथ जो दिल्ली है, दिल्ली में दालें हैं टैक्स फ्री में, और यहाँ है 5% टैक्स। अब मजबूरन जो है यहाँ वाले जो दिल्ली से लाते हैं उनको 2 नंबर में लाना पड़ता है। अगर वो वहाँ से हम दाल ले आए तो यहाँ हमें 5% टैक्स देना पड़ेगा उसको, और इसी वजह से हमारा जो कारोबार है दाल वाला वो पिछड़ गया। व्यापारियों और किसानों की समस्याओं को कम करने के लिए जगह जगह पर मंडियों की स्थापना की गई, लेकिन इन मंडियों की स्थापना के बाद भी व्यापारियों और किसानों को ज्यादा राहत नहीं मिल पाई। हरियाणा में आम व्यापारियों की ही हालत खराब नहीं है, बल्कि अनाज के कारोबार से जुड़े व्यापारियों की भी हालत खराब है। वजह है अनाज मंडियों की स्थिति का ठीक न होना। ट्रांसपोर्ट का कोई भी आपने देखा हो, कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। किस हिसाब से दोनों गेट अभी भी ब्लॉक हैं, अभी मैं 5 मिनट पहले एंटर किया है। उसके बाद सफाई व्यवस्था कोई नहीं है। कल 15 मिनट बारिश हुई होगी, उसमें आप मंडी के हालात देख सकते हो क्या हो रहे हैं। पानी ओवरफ्लो हो जाता है दुकानों के अंदर। टॉयलेट वगैरह की कोई फैसिलिटी नहीं है, टॉयलेट की, ड्रिंकिंग वाटर की। ये भी मंडी वालों के सहयोग से जो थोड़ी बहुत चल रही है वो चल रही है। सबसे बड़ी दिक्कत है कि यहाँ पानी की खड़ी सीवरिंग की, पीछे जो सीवर लाइन है उसकी, फिर हमारे जमींदार भाइयों के लिए क्या कह कर आपके शेड नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, ठहरने धूप में बैठने के लिए जगह नहीं। जो सड़कें हैं वो सब बेकार है, पानी बारिश होती है तो 6-6 फुट पानी खड़ा रहता है। यहाँ का किसान अपने परिश्रम के बूते रिकॉर्ड उत्पादन कर रहा है, लेकिन सरकारी एजेंसियां उनका माल खरीद ही नहीं रही। मंडियों में किसानों के अनाज को रखने की जगह तक नहीं होती। शेड के लिए सरकार को कई बार बोला है, ये अप्रैल के सीजन में गेहूं का जो सीजन आवा उस टाइम पे ये शेड में गेहूं लगाते हैं, और जब शेड है जमींदार के फसल डालने के लिए जब मौसम ख़राब होता है। जिस टाइम पे मौसम ख़राब हुआ उस टाइम पर जगह किसान को जगह इसमें मिलती नहीं, इसलिए किसान को परेशानी होती है और साथ में आड़ती को भी होती है। ये एक आड़ती के पास 50-50 डेयरी आ जाए, इतने तिरपाल की व्यवस्था आड़ती नहीं कर पाता। एक किसान बड़ी मेहनत से 6 महीने फसल को पैदा करके मंडी में लेके जाता है, वहाँ उसका ख़रीदार नहीं मिलता। और ये सब सरकार की, व्यापारियों की मिली भगत होती है कि अगर मंडी में फसल को 10 दिन पड़ा रहेगा तो किसान सोचेगा कि तेरी फसल का कोई ख़रीदार नहीं है। पहले तो सरकार मनमर्जी से भाव तय करती है, उसके बाद जब सरकार उसका खरीदार नहीं मिलता। हरियाणा में सबसे ज्यादा गेहूं और धान की फसल होती है। अनाज मंडियों में सबसे ज्यादा इसी की खरीद बिक्री होती है, लेकिन जब खेत में फसल तैयार होती है तो पता चलता है कि वहां बोरे ही नहीं हैं ताकि फसल बेची जा सके। सरकार इस बात को अच्छी तरह जानती है, फिर भी वो उसका इंतजाम नहीं करती। बोरों की समस्या किसान के लिए बहुत काफ़ी दिक्कतें आती हैं। डेयरी पास हो जाती है,
उसके बावजूद भी किसान वहाँ पे बैठा रहता है, रात दिन उसकी रुखाड़ी करता है, उसकी बोरा उसको मिल नहीं पाता। पीछे से बोरे जहाँ पे प्रभावशाली व्यक्तियों के होते हैं उनमें एरियो में भेज दिए जाते हैं। यहाँ पे कोई किसानों की समस्या सुनने वाला नहीं होता। काफ़ी बार जाम भी लगाते हैं और लगाते हैं, लेकिन कोई चीज़ का कोई हल नहीं निकलता। आज कितने ऐसे घर हैं जहाँ की ये अनाज नहीं पहुँच पाता, चाहे वो गरीबी की वजह है या वो अनाज को ठीक से स्टोरेज नहीं किया गया, बोरियों की व्यवस्था नहीं की गई, वेरा हाउसेज नहीं बनाए गए। हम लोगों ने विदेशों में देखा है कि अनाज को प्रोटेक्ट करने के लिए पहले से ही इस चीज़ की प्लानिंग की जाती है कि इस दफ़ा कितना अनाज होगा और कितना हमें स्टोरेज करके आगे के लिए रखना होगा। इसकी पहले से तैयारी की जाती है, जो कि यहाँ भारत में काफ़ी कमी है। हरियाणा में लाखों व्यापारी हैं। इनमें करीब 3.5 लाख ऐसे व्यापारी हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा रखा है। रजिस्ट्रेशन का मतलब है जिन्होंने वैट नंबर ले रखा है, लेकिन सरकार की गलत नीतियों के कारण ये सब परेशान हैं। सरकार अगर इनकी समस्याओं की ओर ध्यान दे और इनके लिए माकूल नीतियां बनाए तो ही ये देश के बाकी हिस्से के व्यापारियों की तरह सुकून का जीवन जी सकेंगे। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद व्यापारियों और अनाज मंडियों की समस्याओं पर बात करने के लिए हमारे साथ होंगे समस्त भारतीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुदेश अग्रवाल। आप देखते रहिए बदलेगा देश प्रदेश। बदलेगा देश प्रदेश में आपका एक बार फिर से स्वागत है और हमारे साथ जुड़ गए हैं समस्त भारतीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुदेश अग्रवाल जी। सुदेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें यहाँ बुलाने के लिए। सुदेश जी, आप जमीनी आदमी हैं, व्यापार का भी आपको अच्छा खासा अनुभव है, तो आपको क्या लगता है कि हरियाणा में व्यापारियों की स्थिति इतनी खराब क्यों है? मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हरियाणा के अंदर या पूरे देश के अंदर जो व्यापारियों की जो स्थिति होती है वो दो तरीके से खराब होती है। एक तो यह कि जनरली जो मार्केट की फोर्सेस की वजह से व्यापार के अंदर मंदी आ जाती है, उससे उनकी स्थिति खराब हो जाती है जी। दूसरी स्थिति खराब होती है सरकार की नीतियों की वजह से। अगर सरकार की नीतियां जो व्यापार के अनुकूल नहीं है तो उसकी हालत जो है वो खराब हो जाती है जी। आज हमारे व्यापारियों की हालत दोनों वजह से जो है वो खराब है, क्योंकि सरकार की नीतियां भी अनुकूल नहीं है और व्यापारी जो है वो जो मार्केट की जो मंदी है उसको तो झेल लेता है, क्योंकि वो तो समझता है कि ये मार्केट फोर्सेस हैं तो इसलिए उसका तो वो कुछ कर नहीं सकता। लेकिन जो सरकारी नीतियां जो हैं जो कि सरकार के कब्जे में होती हैं, जब उनको वो सही नहीं बनती हैं तो वो उनको वो कोसता रहता है जी। यानी आप एक तरह से सरकार की नीतियों को इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि सरकार की नीतियां जो हैं वो व्यापार को प्रभावित करती हैं। आप वैट ले लीजिए, जो कि बिक्री कर जो है जो प्रदेश के अंदर लगता है या देश के अंदर लगता है, वैट की शायद दरें जो हैं बराबर हैं, लेकिन सरचार्ज जो है उसके अंदर अंतर आया हुआ है। इंस्पेक्टर राज ले लीजिए, इंस्पेक्टर राज किस लिए बनाया गया था? इंस्पेक्टर राज अंग्रेज़ों ने बनाया था इसलिए जिससे कि वो कर की वसूली कर सके। लेकिन आज हम इंस्पेक्टर राज को कर वसूली के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आज हम इंस्पेक्टर राज को नेता लोग भ्रष्टाचार के लिए इस्तेमाल करें, जिससे कि जिसको तंग करना होता है, जिस व्यापारी को तंग करना होता है उसको तंग करके वहाँ से भ्रष्टाचार करते हैं। बैंकों से जो लोन मिलता है या उसकी जो नीति है उसके अंदर जो है वो प्रभावित करती हैं, ब्याज की दरें प्रभावित करती हैं। आज ये जो व्यवस्था है ये सारी चीज़ें जो हैं ये व्यापार को प्रभावित करती हैं। साथ ही साथ आप ये देखिए कि जो सरकारी कार्यालय हैं उनके अंदर मान सम्मान जो है व्यापारियों को आज मान सम्मान दिया ही नहीं जाता है। सरकार तो ये मानती है या नेता लोग तो ये मानते हैं कि व्यापारी तो सभी चोर हैं, ये तो सारे चोरी का धंधा करते हैं और टैक्स की चोरी करते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। बैंकों से कर्जे की नीति, ब्याज दर, आधारभूत ढांचा और जो व्यापारियों के लिए व्यवस्था है, आज इन सभी की जो है वो कमी है। और इसकी वजह से जब ऐसी व्यवस्था हमारी बनी हुई है, आप देखिए कि जो व्यापारी है उसको अपनी खरीद भी बगैर बिल के करनी पड़ती है और बगैर बिल के ही उसे माल बेचना पड़ता है। जब ऐसी स्थिति बन जाती है उससे ना तो सरकार को कोई फ़ायदा होता है ना व्यापारी का कोई फ़ायदा होता है। व्यापारी काला धन जो है वो एकत्रित करता है। तो ये एक बहुत बड़ी व्यवस्था बनी हुई है। शायद सरकार इस व्यवस्था को ठीक भी नहीं करना चाहती है, क्योंकि यह व्यवस्था नेताओं के लिए बिल्कुल सही है, क्योंकि नेताओं के इसलिए सही है कि वो भ्रष्टाचार कर सकते हैं। तो जब तक कि हम इस व्यवस्था को नहीं बदलेंगे तब तक हमारी बात जो है नहीं बनेगी। आपको क्या लगता है कि सरकार को कर प्रणाली में क्या क्या सुधार करने चाहिए? कर प्रणाली में बहुत से सुधार लाने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो हमारी मानसिकता जो है
हमें बोल्ड डिसीजन जो हैं वो लेने पड़ेंगे। एक कर प्रणाली को हमें एक नए तरीके से ही सोचना पड़ेगा। जो पुराना सिस्टम बना हुआ है उसके अंदर मतलब कि यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स कि हमें क्या करना चाहिए जिससे कि कर प्रणाली जो है वो सही हो। सबसे पहले तो हमें आज करों के अंदर जो है वो कमी लानी होगी, क्योंकि कर हमारे जो हैं इतने ज़्यादा हैं कि हर स्टेज के ऊपर जो कर लगता चला जा रहा है, ये हमें इसके अंदर कमी लानी होगी। दूसरी चीज़, आज जो उपभोक्ता है, जो लास्ट कंज्यूमर है, उसकी मानसिकता नहीं है टैक्स देने की, क्योंकि हमने उसने उस मानसिकता को बनाया ही नहीं है। उसे क्या कहता है कि वो जब भी कोई खरीदारी करता है कहता है भाई बगैर टैक्स के मैं दूंगा, मैं टैक्स नहीं दूंगा। तो हमें उस मानसिकता को नज़र रखते हुए हमें इनडायरेक्ट टैक्सेशन के ऊपर ज़्यादा जोर देना चाहिए, जिससे कि हम जो कंज्यूमर जो है, जो बिल का जो ना लेने का जो सिलसिला है वो ख़त्म हो, जिससे कि टैक्सेशन जो है सरकार के पास इकट्ठा हो। साथ ही साथ हमें ये देखना होगा, क्योंकि व्यापारी जो है वो आज सरकार के लिए कर जो है एकत्रित करके देता है, लेकिन उसको कोई फ़ायदा नहीं होता है जब वो मुसीबत में होता है। हमें शायद ये भी नीति सोचनी होगी कि हम 5% या 10% जो वो एक व्यापारी एकत्रित करके देता है उसको हम एक बिजनेस वेलफेयर फंड के अंदर एकत्रित कर सकते हैं, जिससे कि कभी भी कोई व्यापारी अगर उसको तकलीफ होती है तो वहाँ से उसको फ़ायदा दिया जा सकता है, उसकी सपोर्ट किया जा सकता है। करों की जो वसूली है उसका जो तरीका है हमें उसे सरल करना होगा। आज वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो उसे अगर हम तरीके भी सरल नहीं करेंगे तब भी बात नहीं बनेगी। साथ ही साथ अगर जब हमने सरल कर दिया, इन कानूनों को ठीक कर दिया, जो कानून को फॉलो नहीं करते हैं उनके खिलाफ हमें सख्त कार्रवाई करनी होगी। ऐसा प्रावधान करना जरूरी है, सख्त हो और जल्द हो। ये नहीं कि भी जब आप उसको कार्रवाई को करते करते सालों साल निकाल दें तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये कार्य हमें जो है ये करने होंगे। हमें अधिकारियों की जवाबदेही भी सुनिश्चित करनी होगी। कई बार ऐसा देखा गया है कि जो लोअर अधिकारी हैं वो टैक्स लगा देते हैं, लेकिन अपील में जाकर वो छूट जाते हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं लोअर अधिकारी ने अपनी जिम्मेदारी को या अपनी जो काम करने का जो तरीका है उसको ठीक तरह से नहीं निभाया। तो हमें वो जवाबदेही जो है उसकी अकाउंटेबिलिटी भी जो है वो हमें लानी होगी। जब कोई व्यापारी अपील के अंदर जाता है, टैक्स के लिए अपील के अंदर जाता है, तो वहाँ पे ये प्रावधान है कि भी या तो वो गारंटी दे कि भी वो टैक्स जमा कराएगा या फिर वो टैक्स को जमा करे। तो मतलब कि उससे पहले ही टैक्स की जो है वो जमा करवा लिया जाता है। इसके बारे में भी हमें सोचना होगा, क्योंकि ये दोहरी मार पड़ती है। एक तो उसके ऊपर टैक्स ज़्यादा लग गया, फिर उसको जमा भी करवा लिया। तो हमें इसके लिए नतीजा ऐसा हो कि जिससे सरकार को भी नुकसान ना हो और साथ में साथ व्यापारी के ऊपर भी जो दोहरी मार पड़ रही है उस मार को भी हमें रोकना होगा। दूसरे राज्यों के अंदर जो वैट की जो रिटर्न्स हैं वो भरी जाती हैं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, आज उनका प्रावधान हो गया है, लेकिन हरियाणा के अंदर अभी भी हाथ से जो है वो रिटर्न भरी जाती हैं। ये जो मैंने कहा कि ये पूरा जो कर प्रणाली के अंदर, जो सिस्टम के अंदर, तंत्र के अंदर जो हम बदलाव लाएंगे, ये समस्त भारतीय पार्टी ऐसे बदलाव जो है वो लाएगी। जी, और सरकार व्यापारियों को राहत कैसे पहुंचा सकती है ये भी आपसे जानेंगे, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। तो यहाँ पर वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बदलेगा देश प्रदेश। ब्रेक के बाद बदलेगा देश प्रदेश में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पंजाब और अन्य पड़ोसी राज्यों के व्यापारियों का मुकाबला यहाँ के व्यापारी कैसे कर सकते हैं? आपके हिसाब से उन्हें किन किन चीज़ों में मदद की ज़रूरत पड़ेगी? देखिए, ये सही बात है कि हरियाणा जो है कई प्रदेशों से सटा हुआ है। अगर मैं देखूं तो ये करीबन 6 प्रदेशों से सटा हुआ है, जिसमें दिल्ली आ जाता है, हिमाचल आ जाता है, यूपी आ जाता है, राजस्थान आ जाता है, उत्तराखंड आ जाता है। इन प्रदेशों से सटा हुआ है। अगर हम व्यापारियों की मदद करना चाहते हैं, सरकार मदद करना चाहती है, सबसे पहले तो वो ये देखे कि करों के अंदर जो पड़ोसी राज्य हैं उनमें करों की दरें क्या हैं और हरियाणा के अंदर करों की दरें क्या हैं, उनको हम कम करके या उनके बराबर ला के हम व्यापारियों की मदद कर सकते हैं। सरकार उनकी ये भी मदद कर सकती है कि जो बैंकों से जो ऋण मिलता है वो आसान तरीके से मिले, ब्याज की दरें कम हो और उनको तंगी ना हो, उस तरीके से सदा मदद कर सकती है। सरकार उनका जो आधारभूत ढांचा है उसको ठीक कर सकती है, उसके लिए मदद कर सकती है। सरकार जो उत्पादन हरियाणा के अंदर नहीं हो रहा है उन उद्योगों को बढ़ावा देके आप व्यापारियों की मदद कर सकते हैं, क्योंकि जो उद्योग से उत्पादन होगा वो व्यापारियों के माध्यम से ही जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। आप जो
व्यापारियों को जो मान सम्मान, जो जिसकी एक बहुत बड़ी सुरक्षा दे सकते हैं, मान सम्मान दे सकते हैं, अगर आप एक ऐसा माहौल पैदा करेंगे जिससे कि व्यापारी जो है वो एक अपने आप को सुरक्षित मान रहा है, अपने आप को खुश मान रहा है, तो वो सरकार के लिए भी अच्छा है, क्योंकि व्यापारी के माध्यम से ही हम टैक्स की कलेक्शन करते हैं, कर को राजस्व बढ़ेगा और इससे सभी के लिए जो है एक अच्छा माहौल जो है वो पैदा होगा। इस तरीके से सरकार जो है वो व्यापारियों की मदद कर सकती है। सुदेश जी, मंडियों की हालत सुधारने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? मंडियों की हालत सुधारने के लिए सबसे पहले तो हमें मंडियों की जो समस्याएं हैं उसको समझना होगा कि हाल ही के अंदर हरियाणा के अंदर जो है मंडियों में सुधार आया है, उनका क्षेत्रफल जो है वो बढ़ा है जी। लेकिन उनकी समस्याएं जो हैं उनका सुधार जो है वो नहीं हुआ है। आज मंडियों के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या है वो साफ़ सफाई की जो है एक बहुत बड़ी समस्या है। वहाँ पे कूड़ा करकट का निपटान नहीं होता, आवारा पशु हैं, वहाँ पर जो किसानों के लिए रहने की व्यवस्था है वो सही नहीं है, मतलब कि जो आधारभूत जो ढांचा है ना वहाँ का, अंदर की जो सड़कें हैं वो सही नहीं हैं। तो ये एक हमारी समस्या जो है अनाज मंडी के अंदर आती हैं। टैक्स की जो समस्या है, जो मंडी कर है, वो मंडी कर की भी समस्या है, क्योंकि हरियाणा के अंदर गेहूं के ऊपर जो मंडी कर है वो 4% है, जबकि राजस्थान में 1.6% है और दिल्ली के अंदर तो है ही नहीं है। तो ये इन समस्याओं के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो शुरू की जो समस्याएं हैं जैसे कि साफ़ सफाई है, एक बहुत बड़ी जो मैं मानता हूं कि जो कमजोरी है, जो अनाज मंडियां हैं ये नगर पालिकाएं या नगर परिषद के कब्जे में ही नहीं आती हैं। जिससे क्या है कि एक शहर के अंदर ही आपने एक इलाका किसी के अंदर है, एक इलाका किसी के अंदर है, तो जिम्मेदारी कोई भी नहीं लेता है, क्योंकि निपटान के लिए तो किसी ना किसी को जिम्मेदारी लेनी होगी। हमारा ये मानना है कि ये मंडियों को जो है नगर पालिका या नगर परिषद के अंदर जो है साफ़ सफाई, कूड़े करकट के निपटान के लिए उसके नीचे जो है ये ला देना चाहिए। और मंडियों की व्यवस्था सुधारने के लिए जो सरकारी अफसर हैं उनकी जवाबदेही जो है उसको सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी बात है। इन सब तरीक़ों को अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे, और ये इम्प्लीमेंट तभी हो सकता है जब राजनीतिक इच्छा शक्ति हो। जी सुदेश जी, गेहूं और धान की बिक्री के लिए हर साल बोरों की ज़रूरत पड़ती है। इस समस्या को स्थायी रूप से सुलझाने के लिए क्या करना चाहिए सरकार को? हमें तो ये समझ ही नहीं आता है कि ये हर साल समस्या उत्पन्न ही क्यों होती है, क्योंकि गेहूं का उत्पादन हर साल होना है, धान का उत्पादन हर साल होना है, सरकार को पता भी है कि कितना उत्पादन होना है और हमारा उत्पादन भी बढ़ता चला जा रहा है। क्यों नहीं हम अपनी जो बोरों की जो व्यवस्था है उसको समय पर उसका प्लानिंग करें, इसकी योजना बनाएं कि हमें कितने हमारी वेयर हाउसिंग की ज़रूरत पड़े कि भी हमें बोरे जो हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई इसके लिए जिम्मेदार है, चाहे वो सरकारी अफसर हैं, चाहे वो सरकार है, चाहे उत्पादन की कमी है। और अंत में तो मैं यही मानूंगा कि कहीं ना कहीं हमारी इच्छा शक्ति की जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं वो इसकी परवाह नहीं करते हैं। अब जब परवाह नहीं करते हैं तो ये समस्या बनी रहती है। मुझे तो ये लगता है कि ऐसी व्यवस्था सुचारू करने के लिए सख्त कदम उठाने चाहिए, और जो जिम्मेदार हैं अगर वो अपनी व्यवस्था को ठीक तरह से नहीं चला रहे हैं उनको भी अकाउंटेबल या जवाबदेह बना के हमें उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करनी चाहिए। सुदेश जी, प्रदेश में लाल फीताशाही का आतंक है। हरियाणा के व्यापारियों को एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में हर छोटे बड़े काम के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। ऐसे में समस्त भारतीय पार्टी की क्या नीति है ट्रेडर्स के लिए और अनाज मंडियों के लिए? ये बिल्कुल सही कहा आपने कि आज लाल फीताशाही, इंस्पेक्टर राज और भ्रष्टाचार से जो व्यापारी है वो दुखी है, वो तंग है। और समस्त भारतीय पार्टी इस चीज़ को रिकग्नाइज़ करती है, मानती है कि ये व्यापारियों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। हमने जो पहले कहा है कि कर प्रणाली जो है हम उसको सही करेंगे, जो हमने पहले कह चुके हैं वो हम सारी चीज़ें जो है लागू करेंगे। हम व्यापारियों के संगठनों के साथ बैठकर उनसे बातचीत करके उनकी जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए काम करेंगे, जिससे कि हम तालमेल से जो है एक विन विन सिचुएशन के अंदर हम पहुँचें। व्यापारियों की साथ ही साथ सुरक्षा की समस्या है, जहाँ पे कि वो अपने आप को, आज कितने ही ऐसे हरियाणा के अंदर केसेस हुए हैं जहाँ पे कि असैसिनेशंस हुई हैं, डेथ्स हुई हैं, मर्डर्स हुए हैं। हम उसकी सुरक्षा के लिए एक बहुत ही अच्छा जो पुख्ता इंतजाम है हम उसके बारे में ही सोचेंगे। हम ये भी सोचेंगे कि जो उनका जो सोशल वेलफेयर फंड की जो उन्होंने बात वो बार बार उठा रहे हैं हम उसके लिए भी काम करेंगे। हम उन सभी चीज़ों को करेंगे जिससे कि एक व्यापारिक जो माहौल है, एक उद्योग का, व्यापार का जो माहौल है वो सक्रिय माहौल हो, एक उम्दा माहौल हो, जिससे कि सभी को जो है विन विन सिचुएशन हो। क्योंकि हम ये मानते हैं कि व्यापारी के माध्यम से ही टैक्स जो है उसकी वसूली होती है। अगर ये माहौल सही होगा तो ये सरकार के लिए भी सही होगा,
बिजनेस के लिए भी सही होगा, बेरोजगारी खत्म करने के लिए भी सही होगा, अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए भी सही होगा। इसे ठीक करना बहुत ज़रूरी बात है। समस्त भारतीय पार्टी उन सभी नीतियों को अपनाएगी जिससे कि ये माहौल जो है वो पैदा किया जा सके। हम उम्मीद करते हैं कि समस्त भारतीय पार्टी वो राहत ज़रूर व्यापारियों को दिलवाए जो वो चाह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए और ये सारी बातें हमसे करने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, हरियाणा में खाद्यान्नों का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। इन खाद्यान्नों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में व्यापारियों और किसानों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यही स्थिति औद्योगिक उत्पादों की भी है। हर जगह आधारभूत ढांचे की कमी है और इस स्थिति में बदलाव तभी आ सकता है जब हमारी राजनीति में बदलाव आए। राजनीति से देश चलता है, राजनीति से प्रदेश चलता है, राजनीति से सभी व्यवस्थाएं बनती हैं। राजनीति सही तो सब कुछ सही, राजनीति गलत तो सब कुछ गलत। आज राजनीति पर कब्जा कर लिया उन लोगों ने जो स्वार्थी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, अपराधी व अकुशल हैं। समस्त भारतीय पार्टी का मानना है कि जब तक अच्छे लोग राजनीति पर काबिज नहीं होंगे तब तक हमें बदलाव की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। कब्जा अच्छे लोगों के हाथ में देना लोकतंत्र में ये जनता की जिम्मेदारी है। ये था हमारा आज का कार्यक्रम। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा? आप अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं। हमारा पता है समस्त भारतीय पार्टी, W6/5 DLF Phase 3 गुड़गांव, 122002 हरियाणा। टेलीफोन नंबर 0124-406-4659। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं on info@sbparty.org और हमारी वेबसाइट है www.sbparty.org। अगले एपिसोड में हम आपसे फिर मिलेंगे उद्योग जगत और मजदूरों की समस्याओं के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इस एपिसोड को आप समस्त भारतीय पार्टी की वेबसाइट और YouTube पर भी देख सकते हैं।